नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 362। सफल प्रयोग। ये असंभव लग रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि वे न केवल डाकुओं को हरा रहे थे, बल्कि उन्हें उस अजीब गाड़ी में घुसने के लिए धकेल रहे थे जो चट्टान की ओर तेजी से जा रही थी। उसने देखा कि जो लोग इस सवारी से लौटे थे वे सभी डर से बेहोश हो गए थे। रुको, क्या वे ड्रैगनबॉर्न हैं? जेकब को यह एहसास बहुत देर से हुआ। यह अफवाह थी कि रिबॉर्न के ड्रैगनबॉर्न बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था अब तक। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वे ही शक्तिशाली थे। उसने बगल की ओर देखा और एक अजीब कंकाल राक्षस को तलवार चलाते हुए देखा, जो एक ही समय में 5 डाकुओं से लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वर्गीय शूरवीर को कार्रवाई करते हुए देख रहा हो। कंकाल ने बमुश्किल ही किसी तरह का मन या जादू इस्तेमाल किया, फिर भी वह डाकुओं के साथ खेलने में सक्षम था, उनके चाकुओं को सटीकता से रोककर और उन्हें विक्षेपित करके। एक 6 स्टार फाइटर होने के बावजूद उनकी अंतःप्रज्ञा ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। ये तीनों प्रीतम पहले से ही अपनी संख्या कम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके साथ एक और भी था, एक छाया से। पांचों डाकू सुस्ती से अकेले ही आगे बढ़ रहे थे, उनकी आंखें पूरी तरह से एकाग्र नहीं थीं, मानो वे अभी भी सपना देख रहे हों। वे तब तक चलते रहे जब तक वे एक गाड़ी के पास नहीं पहुंच गए। तुम क्या कर रहे हो? उससे दूर हो जाओ, उसने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उसके शब्दों का उनके लिए कोई मतलब नहीं था। वे स्वेच्छा से गाड़ियों में सवार हो गए और अपनी छाती पर सीट बेल्ट बांध ली। कीचड़ देवता के लिए कुछ भी, उन्होंने दबी हुई सांसों में कहा। जेकब या किसी और को पता नहीं था कि उनके पैरों पर एक छाया लगी हुई थी, जिससे भूरा उनकी चेतना को भ्रम में फंसा सकता था। उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से उसके निर्देशों का पालन किया। मेरे लिए बहुत हो गया, जेकब ने दहाड़ते हुए कहा। उसने इंजीनियरों की ओर देखा और देखा कि वे अपने नोट्स लेना जारी रखे हुए थे, अपने आसपास चल रही लड़ाई से बेखबर। गर्जन, वह चारों पैरों पर दौड़ा, उसके बाल उठे और अपने जबड़े खोलकर उन पर झपटा। और एक क्षण के लिए जेकब को अचानक इंजीनियरों के समूह के बीच एक सुनहरे बालों वाला लड़का दिखाई दिया। वह देख सकता था कि लड़का उसे स्पष्ट आंखों से देख रहा था, जैसे कि उसकी हर हरकत सीधे उसके दिमाग में पहुंच रही हो। उसकी अंतर्ज्ञान ने उस पर विजय प्राप्त कर ली और उसने अपना हमला रोक दिया। उसके पंजे मिट्टी और घास में धंस गए। सुनहरे बालों वाला लड़का उसे घूर रहा था, मानो उसे हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। फिर भी जेकब के पेट में कुछ बुरा लग रहा था। अगर ड्रैगनबोन और कंकाल कोई संकेत थे, तो इसका मतलब था कि उसे इस छोटे बच्चे को कम नहीं आंकना चाहिए। रर, जेकब की पूंछ ऊपर उठ गई और उसका फर एक डरी हुई बिल्ली की तरह ऊपर उठ गया। क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? लड़के ने उससे पूछा। बास्टर्ड बैंडिट्स के 6 स्टार अधिकारी होने के गर्व ने उन्हें लगभग मना करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आत्मसंरक्षण की उनकी भावना ने उन्हें विनम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाने की अनुमति दी। अच्छा निर्णय है, लड़के ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। जेकब ने पलटकर देखा कि उसके सभी नहीं तो ज्यादातर डॉगफोक डाकू जमीन पर गिरे हुए थे, या तो हार के कारण या रोलर कोस्टर का अनुभव करने के कारण। वह अकेला बचा हुआ था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, उसने कहा। ध्रुव ने सभी डॉगफोक डाकुओं की गिनती की और पाया कि उनकी संख्या 20 के आसपास थी, जो एक दिन के लिए काफी अच्छी संख्या थी। उन्होंने न केवल खेल में कुछ अंक हासिल किए, बल्कि वह अपने रोलर कोस्टर फीचर का परीक्षण भी करने में सक्षम रहे। परिणाम क्या हैं? उन्होंने इंजीनियरों से पूछा। ये बहुत बढ़िया था, बॉस। सभी डॉगफोक प्रजातियों ने थंडर गुफा से बहुत डर दिखाया। जैसा कि अपेक्षित था, थंडर और लाइटनिंग सभी कैनाइन प्रजातियों की एक सिद्ध कमजोरी है, जिसका उपयोग हम अब रोलर कोस्टर से डर पैदा करने के लिए कर सकते हैं। ध्रुव ने सभी डॉगफोक डाकुओं को देखा जो एक बार सवारी करने के बाद भी अपनी सीटों पर बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, हमें तीव्रता कम करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे ग्राहक सवारी के दौरान बहुत अधिक बेहोश हो जाएं। इसे लगभग 50% तक कम करें। समझ गए? हम कुछ ही देर में पहले रोलर कोस्टर का अंतिम डिजाइन तैयार कर लेंगे, बॉस। इंजीनियर तुरंत किले में वापस लौट गए और परियोजना पर और अधिक काम करने के लिए अपने साथ सारा डेटा और प्रोटोटाइप भी ले आए। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सुखद प्रयोग था। इससे प्राप्त डेटा से इंजीनियरों को सवारी को पूरी तरह से समायोजित करने में मदद मिली, ताकि रोलर कोस्टर रोमांचकारी हो और सवारी करने में भी मज़ेदार हो, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। ठीक है,
सभी डाकुओं को पकड़ो और उन्हें वापस हमारी जेल में ले जाओ, उसने जंगल की ओर चिल्लाते हुए कहा। शाखाओं से, पत्थरों के नीचे से और जमीन पर दरारों से काली परछाइयां उभरीं। ये सभी लोग शैडो ऑक्स थे, जिनका काम कैदियों की देखभाल करना और उन्हें रिबॉर्न के राष्ट्र में लाना था। जल्द ही जेकब और बाकी डॉगफोल्क्स को घेर लिया गया और टेलीपोर्ट कर दिया गया। केवल ध्रुव और उसकी टीम के बाकी सदस्य ही बचे। वाह, यह एक अच्छा अभ्यास था, अर्जुन ने हवा में मुक्का मारते हुए खुशी जताई। तुम्हें लगता है कि लड़कियों ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया? जश्न मनाना बंद करो, तुमने रोलर कोस्टर को लगभग बर्बाद कर दिया था। अगर मैं बीच में नहीं आता तो प्रयोग बर्बाद हो जाता। अगली बार मुझ पर और बोझ मत डालना, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ, वीर ने अपने भाई के सिर पर दस्तक देते हुए शिकायत की। हो, मैं भूल गया कि मैं क्या कहने जा रहा था, विक्रांत ने खुद से कहा और अपने शब्दों को याद करने की कोशिश में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। भूरा उछलकर ध्रुव के पास गया और उसे सलाम किया। गुरु, मैंने देखा है कि कुछ और डाकू हमारी ओर आ रहे हैं। क्या हमें उनका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए? हाँ, लेट्स गो, अर्जुन ने कहा। वीर द्वारा उसका कॉलर पकड़ने से पहले ही वह भाग गया। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो, इससे पहले कि लड़कियां उन तक पहुंच जाएं। और इस तरह ध्रुव और बॉयज आगे बढ़ते रहे, इस बीच बास्टर्ड बैंडिट्स के समूहों को हराते रहे। बेशक ध्रुव ने यहाँ वहाँ कुछ छोटे मोटे प्रयोग किए, लेकिन डॉगफॉक वाले प्रयोग जितना बड़ा कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, उसे कुछ छिपकली वाले लोग मिले जिनकी कमजोरी बर्फ थी। लेकिन सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि पहाड़ की चोटी से आने वाली बर्फ। इसलिए उसने उनकी सहनशीलता का परीक्षण करने के लिए बर्फ विशिष्ट मंत्रों का इस्तेमाल किया। उनके मन में एक रोलर कोस्टर बनाने का विचार आया जिसका विषय था एवरेस्ट पर चढ़ना। ये सवारी ठंड, ऊंचाई और थोड़े से पानी से डरने वाले अर्धमानवों को लक्षित करेगी। शुक्र है कि उन्होंने इंजीनियरों के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र किया ताकि उनके विचार को वास्तविकता में बदला जा सके। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ध्रुव और बॉयज बिना रुके लड़ते रहे और डाकुओं को परास्त करते रहे। अंततः उनकी कुल संख्या ठीक 523 थी। बास्टर्ड बैंडिट्स गुफा के ठीक सामने होने के कारण अर्जुन ने रात में आगे बढ़ने पर जोर दिया, जिस पर ध्रुव सहमत हो गया। तभी उसने अपने सामने एक छाया को आते देखा। छाया ऑक ने उसके सामने घुटने टेककर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। बॉस, कुछ डाकू गोल्डन रोड तक पहुंचने वाले हैं। वर्तमान में इसका बचाव केवल निर्माण श्रमिकों और इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है। क्या मैं शैडो ऑक को हस्तक्षेप करने के लिए कहूँ? ध्रुव वापस टेलीपोर्ट होकर स्थिति से आसानी से निपट सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। क्या अतिरिक्त बल आ गया है? उन्होंने पूछा। हाँ बॉस, उन्हें और उनके उपकरणों को सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचा दिया गया है। अच्छा, तो उन्हें लड़ने दो। अगर मामला खतरनाक हो जाए तो ही हस्तक्षेप करो। वे खुद का ख्याल रख सकते हैं, खासकर जब वे आसपास हों। अध्याय 363। श्रमिक बनाम डाकू। मुख्य भवन को किसी भी अवांछित घुसपैठ से बचाने के लिए वहां निगरानी टावर और एक खाई भी बनाई गई थी। हम किले को नहीं छुएंगे, लगभग 40 आदमियों को साथ लेकर चल रहे डाकुओं में से एक ने कहा। वह व्यक्ति बास्टर्ड बैंडिट्स का एक और प्रमुख अधिकारी था, जो वानों के बाद दूसरे स्थान पर था। उसका नाम केकड़ा था। यह उपनाम उसे इसलिए दिया गया था क्योंकि वह सभी डाकुओं की तरह चाकू के बजाय दोनों हाथों में कैंची का इस्तेमाल करता था। कैंची के प्रति उसके अजीब जुनून के कारण कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अगर उसकी 6 सितारा खेती न होती। इस मिशन के लिए ब्लेजेल ने उसे व्यक्तिगत रूप से चुना था। वह रिबॉर्न को विनाशकारी झटका देने में उनकी असमर्थता से निराश हो गई थी और एक बार जीतना चाहती थी। इसलिए उसे उनके गोल्डन रोड को टुकड़ों में उड़ाने का काम सौंपा गया। शुक्र है कि अब रात हो चुकी थी और आसपास कोई गश्ती दल नहीं था। वे अंधेरे की आड़ में सीमेंट ले जा रहे बड़े ऑटोमोबाइल ट्रकों के आसपास लगे छोटे छोटे टेंटों की ओर बढ़े। स्काउट, तुम क्या देख सकते हो? क्रैब ने अपने एक लेफ्टिनेंट से पूछा। डाकू ने अपने 4 सितारा मंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आंखों के सामने जादुई घेरे बन गए और उसे दूर दूर तक देखने की अनुमति मिल गई, जैसे कि वह उसके ठीक सामने हो। अंदर लगभग 20 लोग ही हैं। किसी के पास कोई हथियार नहीं है, बस कुछ औजार हैं। वे आम नागरिक हैं बॉस। केकड़ा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार ब्लेजेल को खुशखबरी सुनाने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, हम तब हमला करेंगे जब चांद बादलों से छिप जाएगा। तभी उसका एक आदमी चिंतित विचार के साथ उसके पास आया। बॉस केकड़ा, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। यहाँ या किले के आसपास कोई गार्ड क्यों नहीं है? ये बिल्कुल खाली है। क्रैब ने उस आदमी की चिंता को टाल दिया। वे सभी शायद किले के अंदर हैं, चुपके से उन सभी पर नजर रख रहे हैं जो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उसके आसपास कहीं नहीं जाएंगे।
हम बस गोल्डन रोड पर जाएंगे। क्या तुम्हें सड़क के आसपास कुछ दिख रहा है? ये खाली है। उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे यकीन है कि इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो वे हमें नहीं देख पाएंगे। ये हमारा जंगल है। हम अपनी आंखें बंद करके भी इस जगह पर उनसे बेहतर तरीके से चल सकते हैं। वे हमें अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। चूंकि वह एक अधिकारी था, इसलिए उसके शब्द अंतिम थे और चिंतित डाकू अब अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर सका। इसलिए जैसे ही चांद की रोशनी उन पर नहीं पड़ी, 40 डाकू तंबू की ओर बढ़ गए। जंगल पर अपने आधिपत्य के कारण उन्होंने कोई आवाज या कोई निशान नहीं छोड़ा। वे बिना किसी की जानकारी के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। प्रीतम दंपति अपने तंबू के अंदर ही रहे, संगीत के साथ पार्टी कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और बियर पीते हुए हंस रहे थे। उन्हें अपने तंबू के बाहर मौजूद डाकुओं का बिल्कुल भी पता नहीं था। केकड़े ने पीछे मुड़कर देखा और अपना हाथ ऊपर उठाया। 3, 2, 1, चलो, वह चिल्लाया और कैंची से टेंट के कपड़े काटने लगा। बाकी डाकू भी ऐसा ही करते हुए चाकू लहराते हुए विभिन्न तंबुओं में घुस गए। प्रीतम परिवार के लोग अचानक आश्चर्यचकित हो गए और जैसे ही उन्होंने केकड़े और डाकुओं को देखा, वे तंबू से बाहर भाग निकले। लेकिन तभी उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि डाकुओं ने उन्हें पहले ही घेर लिया था और उनके पास भागने का कोई मौका नहीं बचा था। स्निप स्निप, चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्रैब ने अपनी कैंची काटते हुए कहा। जब तक तुम हमें कंक्रीट बनाने की विधि बता दोगे, तब तक हम तुम्हें जाने देंगे। प्रीतम में इंजीनियर, निर्माण मजदूर और अन्य नागरिक शामिल थे। जैसा कि स्काउट ने बताया, यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धारदार हथियार रखता हो, केवल फावड़े, रूलर और कुछ संगीत वाद्य यंत्र थे। इंजीनियरों में से एक कोई और नहीं बल्कि रिबॉर्न कंपनी का मुख्य इंजीनियर चिंटू था। उन्होंने स्थिति को संभाला और क्रैब को संभाला। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह फॉर्मूला रिबॉर्न कंपनी का मालिकाना रहस्य है। हम आपको नुस्खा नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपको सीमेंट दे सकते हैं। क्रैब ने अपना सिर हिलाया। पर्याप्त नहीं, हमें पैसे कमाने का साधन चाहिए। हम अपना कंक्रीट बेचना चाहते हैं और ढेर सारा सोना पाना चाहते हैं। आखिरकार मैं इस कमीने डाकू समूह से बाहर निकल सकता हूँ। चिंटू ने सिर हिलाया। मैं मना करता हूँ। और तुम क्या करने जा रहे हो? केकड़ा ने उपहास किया। यहाँ तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। गलत, चिंटू ने जोर देकर कहा। और हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। किससे? उन फावड़ियों से, उन गिटारों और ड्रमों से। केकड़ा और अन्य डाकू हंसे। खूंखार बास्टर्ड डाकुओं से कुंद और अपरिष्कृत औजारों से लड़ना एक हास्यास्पद विचार था, खासकर तब जब वे पहले से ही संख्या में कम थे और डाकुओं की संख्या दोगुनी थी। आप जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप जैसे निर्माण मजदूरों के खिलाफ? चिंटू ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अपने जीवन में पहले कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आप जैसे किसी को हरा सकता हूँ। चिंटू के आत्मविश्वास से अपमानित होकर केकड़े ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें नष्ट कर दो, केकड़े ने डाकुओं को आदेश दिया। चिंटू और दूसरे प्रीतम ने अपने औजार उठाए, फावड़े, पेंसिलें और रूलर। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से प्रत्येक सांसारिक उपकरण इतनी शक्ति और तीव्रता से चमक रहा था कि उसने अमावस्या की रात के आकाश के नीचे पूरे जंगल को रोशन कर दिया। क्या बात है? केकड़ा बुदबुदाया। ये महंगे लग रहे हैं, इन्हें ले आओ। डाकू प्रीतम की ओर दौड़े, उनकी आंखों में औजारों की रोशनी पड़ रही थी। रास्ता साफ करो, चिंटू जमीन पर पैर पटकते हुए चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दरक गई और सीधे उसकी ओर बढ़ते डाकुओं की ओर फैल गई। रास्ते में पड़ने वाले पत्थर और छोटे पेड़ भी हवा में उछल गए, क्योंकि दरारें उनकी ओर फैल गईं। डाकुओं ने अपने मंत्र सक्रिय कर दिए तथा हमले को रोकने के लिए अपने चाकुओं के चारों ओर जादुई घेरे बना लिए। रास्ते में एक डाकू ने अपनी ओर आ रहे पृथ्वी मंत्र से बचाव के लिए एक वार करने से पहले उपहास किया। उसने अपने पृथ्वी मंत्र से इसका प्रतिकार किया। डाकू के चाकू की नोक पर एक बड़ी चट्टान बन गई और फैलती हुई दरारों की ओर चली गई। डाकू भागता रहा, उसे उम्मीद थी कि उसका जादू दरारों पर हावी हो जाएगा। लेकिन फिर आश्चर्यचकित डाकू तक पहुंचने से पहले ही चट्टान लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई और उसे 20 मीटर ऊपर हवा में फेंक दिया। अन्य प्रीतम ने भी ऐसा ही जादू किया, जिसमें प्रत्येक ने एक डाकू पर वार किया और उसे पेड़ों के ऊपर फेंक दिया। क्या यह असंभव है? प्रीतम अपने रास्ते में आने वाले डाकुओं की पहली लहर का सामना करने में सक्षम थे, भले ही वे साधारण औजारों का उपयोग कर रहे थे जो युद्ध के लिए भी नहीं थे। यह मिथ्रिल कलाकृतियों की शक्ति थी। कुब, इसकी परवाह मत करो, हमारे पास अभी भी संख्याबल में बढ़त है। उन्हें घेर लो, केकड़ा डाकुओं से चिल्लाया। लेकिन जाहिर है, डाकू अभी भी प्रीतम से ज्यादा ताकतवर थे। उनकी संख्या और लड़ाई में उनके कौशल ने उन्हें रिबोनियन के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली मंत्रों पर काबू पाने में सक्षम बनाया।
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, केकड़े ने धमकी दी। अपनी ओर बढ़ते कई डाकुओं के बढ़ते दबाव को महसूस करते हुए वह पीछे मुड़ा और अपने पीछे खड़े लोगों को सिर हिलाकर इशारा किया। ये 10 या उससे अधिक प्रीतम न तो इंजीनियर थे और न ही निर्माण श्रमिक, वे संगीतकार थे, और इसलिए उन्होंने अपने ड्रम, अपने गिटार और अपनी बांसुरी को पकड़ लिया और एक मधुर धुन गाई जो पूरे जंगल में गूंज उठी। अध्याय 364 नागरिक। सचमुच केकड़े ने खुद ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी कैंची नीली रोशनी से चमक उठी क्योंकि उसके चारों ओर पानी प्रकट हुआ, जिससे पानी के माने से बने बड़े केकड़े जैसे चिमटे बन गए। वह रिबोनियन नागरिकों के कथित नेता चिंटू की ओर दौड़ा। जैसे जैसे उसकी कलाई में जादुई घेरे से पानी निकलता गया, उसका पानी का चिमटा और भी बड़ा होता गया। ऐसा लग रहा था कि यह किसी इंसान को बिना किसी परेशानी के आधा काट सकता है। कैंसरस बुलश, केकड़ा चिल्लाया, 5 सितारा मंत्र का उपयोग करते हुए। पानी के पंजे चिंटू की ओर दौड़े, उसे 2 टुकड़ों में काटने का इरादा रखते हुए। चिंटू की टोपी लाल रोशनी से चमक उठी, जो उसके द्वारा मित्रिल कलाकृति के उपयोग का संकेत था। काका, ये काफी नहीं होगा, क्रैब ने उसे चेतावनी दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उनके जैसे इंजीनियर अपने रहस्यमयी औजारों के जरिए इतना शक्तिशाली जादू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह उसके जैसे 6 सितारा लड़ाकू से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्रैब के अनुमान के अनुसार एक साधारण 5 स्टार मंत्र उसे हराने के लिए पर्याप्त होगा। उसके पानी के चिमटे ने चिंटू को घेर लिया। जवाब में चिंटू ने अपना हाथ उठाया और एक जादुई घेरा बनाया। मन उसकी हथेलियों से बाहर निकलने लगा और जमीन में नीचे पहुंच गया, उसे ऊपर खींच लिया और अंततः पानी के पंजे से बचाव के लिए एक बड़ी संरचना बना दी। पिंसर पैंतरेबाजी, केकड़े ने मिट्टी की दीवार पर अपना चिमटा कस दिया। उसे उम्मीद थी कि उसकी ताकत से वह ढह जाएगी, लेकिन जैसे ही वह दीवार से चिपक गया, क्रैब को एक बहुत मजबूत दीवार महसूस हुई जिसे वह हिला नहीं सकता था। उसके पानी के पंजे धातु को चीरने में सक्षम थे, फिर भी वह अब मिट्टी से बनी एक साधारण दीवार को चीरने में असमर्थ था। ये कैसे संभव है? जब क्रैब ने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ये समस्या हो रही थी। उसके बगल में खड़े अन्य डाकू पीछे हट रहे थे, क्योंकि इंजीनियर और निर्माण कर्मचारी उनके हमले से बचाव के लिए सरल पृथ्वी मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। 3 पीले होबमिनकी ने माइक्रोवेव एयर का उपयोग किया, जिससे उसकी ओर आ रहे डाकुओं की ओर तीव्र गर्मी की लहर पैदा हो गई। कुफ, गरम, मैं नहीं कर सकता, मैं इससे नहीं लड़ सकता। 4 निर्माण श्रमिकों ने कंक्रीट मिक्सर का इस्तेमाल किया, जिससे पानी की एक बड़ी गेंद प्रकट हुई और डाकुओं को उसके अंदर फंसा दिया। डाकुओं ने इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए अपने स्वयं के 4 सितारा चाकू मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें अंततः वह अनुभव हुआ जिसे निर्माण श्रमिक वॉशिंग मशीन कहते थे। इन 4 सितारा डाकुओं के लिए इन गैर लड़ाकू मंत्रों का मुकाबला करना लगभग असंभव था। किसी तरह ये रिबोनियन नागरिक वापस लड़ रहे थे और डाकुओं को खुद को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये कैसे संभव है? तुम्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? केकड़ा चिंटू पर चिल्लाया। वे जानते थे कि वे जो रहस्यमयी उपकरण इस्तेमाल करते थे, वे उन्हें किसी तरह की शक्ति प्रदान करते थे। क्रैब के अनुमान के अनुसार वे अपनी सामान्य साधना से एक सितारा क्षेत्र को ऊपर ले जाने में सक्षम थे। ये वह तरीका था जिससे ये 2 सितारा नागरिक किसी तरह अपने 4 सितारा डाकुओं के हमले से बचाव करने में सक्षम थे। जब भी उनके औजार प्रिज्मीय रंग में चमकते थे तो उन्हें 3 सितारा क्षेत्र प्राप्त होता था। लेकिन अब ये प्रीतम सिर्फ उनसे बचाव नहीं कर रहे थे, वे डाकुओं पर हमला कर रहे थे, और किसी तरह वे जीत रहे थे। उनके मंत्र न केवल 3 सितारा स्तर तक पहुंच गए थे, बल्कि वे 4 सितारा क्षेत्र में भी चले गए थे। यह असंभव था। कैसे? केकड़ा चिल्लाया, चिंटू की मिट्टी की दीवार को अपने पानी के चिमटे से कुचलने की कोशिश करते हुए। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बैंग, डग डग, बैंग बैंग, ट्रिंग 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 ट्रिंग, टू 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 टू। तभी केकड़े ने संगीतकारों से आती उन लयबद्ध ध्वनियों पर ध्यान दिया। उसने आखिरकार उनके कारण वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया। उन संगीतमय स्वरों के कारण प्रीतम के अंदर किसी तरह से मन का प्रवाह बढ़ गया था। सबसे बड़ा संकेत ये था कि संगीतकारों के वाद्य भी उसी रहस्यमयी शक्ति से चमक रहे थे जैसे निर्माण श्रमिकों के वाद्य यंत्र चमक रहे थे। वे संगीतकार किसी तरह एक मानव में एक सितारा क्षेत्र की वृद्धि करने में सक्षम थे। इस खोज ने क्रैब को चौंका दिया। जब उसे एहसास हुआ कि रिबॉर्न कंपनी युद्ध की एक बेहद मजबूत क्षमता छुपाए हुए है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उन पर हमला करो। उसने डाकुओं को आदेश दिया। अभी भी उनके पास संख्याबल का लाभ था, वे उनसे दुगने थे।
अगर वे इन अनुभवहीन लड़ाकों को नज़दीकी मुकाबले में परास्त कर पाते तो ताकत में अंतर के बावजूद वे अंततः जीत जाते। डाकुओं को यह एहसास हुआ कि उन्होंने इन नागरिकों को बहुत कम आंका था, इसलिए उन्होंने अंततः पूरी ताकत से हमला किया और प्रीतम को चारों ओर से घेर लिया। उनके चाकू शक्ति से चमक रहे थे, वे अपना बचाव करने के बजाय बिना सोचे समझे हमला करने में लगे थे। केकड़े ने खुद ही अपनी पानी की चिमटी खोली और चिंटू की मिट्टी की दीवार को काटना जारी रखा। उसकी कैंची के हर वार के साथ मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा चूर्ण हो जाता। आखिरकार चिंटू को दबाव महसूस हुआ। उसने अपने दूसरे साथियों की तरफ देखा और पाया कि वे खूंखार डाकुओं को दूर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाइयों, अब अपनी चॉकलेट खाओ। उनके निर्देश पर प्रत्येक रिबोनियन ने अपनी जेब से एक चॉकलेट गोली निकाली और उसे पूरा निगल लिया। तुरंत ही उनके द्वारा प्रकट किए गए जादुई घेरे अधिक चमकदार हो गए। डाकुओं ने परिवर्तन महसूस किया। उन्हें लगा कि उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पृथ्वी और जल मंत्रों को भेदना कठिन होता जा रहा है। केकड़ा एक बार फिर इस बदलाव को देखकर अवाक रह गया। जब वे आगे बढ़ रहे थे तभी प्रीतम ने अपनी जेब से कुछ निकाला और खेल का मैदान बराबर कर दिया। यह एक धोखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। चिंटू ने संगीतकारों की ओर देखा और उनसे कहा, आप भी अपनी चॉकलेट का इस्तेमाल करें। अपने वाद्य यंत्रों का उपयोग करने से कुछ समय के लिए विराम लेते हुए इन संगीतकारों ने अपने चॉकलेट के छर्रे निगल लिए। जैसे ही उन्होंने झनकार, ड्रम बजाया या अपना पहला नोट बजाया, परिणामी ध्वनि ने हवा में एक मजबूत प्रतिध्वनि पैदा की जो हर किसी की आत्मा में गहराई तक प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। एक बार फिर डाकुओं ने महसूस किया कि इन गैर लड़ाकू मंत्रों से दबाव बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे उनकी अपनी शक्ति लगभग 2 सितारा दायरे से अधिक हो गई। केकड़ा अवाक रह गया जब उसने देखा कि उसके साथी डाकू साधारण वाटर बॉल मंत्रों द्वारा हवा में उछल रहे थे। इससे चिंटू को जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। कंक्रीट प्लानिंग, वह चिल्लाया। तभी एक जादुई घेरा उसके सामने मंडराता हुआ दिखाई दिया। अचानक सीमेंट मिक्सर से तरल सीमेंट का विशाल संग्रह सुनामी की तरह ऊपर उठने लगा। सीमेंट ने लगभग पूरे क्षितिज को ढक लिया। यह मित्रिल आर्टिफैक्ट, शुगर रश और संगीतकारों की संयुक्त शक्ति थी। चिंटू को बिजली से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने सीमेंट की इस लहर को सफलतापूर्वक जमीन में नीचे गिरा दिया और उसके संपर्क में आने वाले हर डाकू को निगल लिया। वे असहाय थे क्योंकि उनका निचला शरीर गाढ़े चिपचिपे तरल सीमेंट में डूब गया था, जो इंजीनियरों और निर्माण श्रमिकों द्वारा प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करने के बाद शीघ्र ही कठोर होकर चट्टान में बदल गया। एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी लड़ रहा था वह था केकड़ा, जिसने अपने 6 सितारा जल पिंसर मंत्र का प्रयोग करके अपने रास्ते में आने वाले किसी भी सीमेंट को काट दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह डाकुओं से बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति था। चिंटू और अन्य रेबोनियन नागरिकों ने क्रैब को घेरने के लिए ट्रकों, सीमेंट मिक्सर और कंक्रीट रोलर्स पर ऑटोमेटिक ड्राइव डाला। इन बड़े धातु वाहनों ने डाकू को कुचलने की धमकी दी, जिससे अंततः उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्या आप सभी सचमुच नागरिक हैं? अध्याय 365। दूसरी टीम पर जासूसी करना। जब से उसे फ्लेरेकॉप और अंगोरा शहर पर विजय प्राप्त करने के उनके इरादों के बारे में पता चला, तब से वह हमेशा उन निर्दोष नागरिकों के बारे में चिंतित रहता था जो लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। उसे ड्रैगनबॉर्न, शैडोज या अपने बारे में चिंता नहीं थी, वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे। लेकिन उसे उन आम लोगों की चिंता थी जो युद्ध की मुसीबत में फंस सकते थे। शुक्र है कि उसने उन्हें खुद को बचाने के लिए कई तरीके बताए थे। अगर कभी कुछ हुआ तो वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा पहले ना हो। आज हमारे पास डाकुओं की अच्छी फसल थी, अर्जुन ने चहकते हुए कहा। मुझे यकीन है कि हम आगे हैं, है न? लड़कियां निश्चित रूप से हमसे ज्यादा नहीं पाएंगी। हो, युवा अर्जुन, मैं इतना आश्वस्त नहीं होता। वे पुराने दिनों में भी काफी मजबूत थे, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत बढ़िया होगा विक्रांत, कुछ भी याद नहीं है, वीर ने टिप्पणी की। इस तरह मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग, इसका एक आसान उपाय है, हमें पता लगाना चाहिए। मैं आसानी से उनके समूह में घुसपैठ कर सकता हूं और जब वे लड़ रहे हों तो उन पर जासूसी कर सकता हूं। भूरा ने कहा, उसकी मुस्कान निश्चित रूप से शैतानी की सीमा पर थी। ओह हाँ, ऐसा करो। अर्जुन भूरा के साथ उछल कूद करने लगा। ध्रुव को निस्संदेह तर्क की आवाज बनना था और निजता के ऐसे उल्लंघन से इनकार करना था। भूरा, हमें निष्पक्ष खेलना होगा, उन्होंने उन्हें याद दिलाया। लेकिन गुरुजी, हम धोखा नहीं दे रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, भूरा ने तर्क दिया, जिस पर अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। हम ऐसा क्यों करेंगे? इससे हम पर और दबाव बढ़ेगा, वीर ने जम्हाई लेते हुए कहा। मैं कहता हूँ, हम बस वही करें जो हम करते हैं और बाद में आराम से दिन बिताएं और कुछ मैक्टोनी खाएं। आप क्या कहते हैं?
मुझे बहुत अच्छा लगेगा, युवा वीर विक्रांत ने कहा। लेकिन ओह, मैं भूल गया कि मेरे पास पेट नहीं है, हो। इस बीच भूरा और अर्जुन ध्रुव से अनुमति के लिए विनती करते रहे। वह रुक गया और अपना पैर नीचे रख दिया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, इस तरह के खेलों में एक निश्चित सम्मान संहिता होती है और यह ऐसी चीज थी जिसे ध्रुव तोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार वह खुद को एक सज्जन व्यक्ति मानता था। ये बात यहीं खत्म होती है, उन्होंने कहा और उन दोनों से दूर चले गए। लेकिन गुरुजी, अगर आपकी माँ अन्या से आपके बारे में कुछ अजीब बातें कहने लगे तो क्या होगा? ध्रुव वहीं रुक गया, पूरी तरह से जम गया। उसके दिमाग में दर्जनों तस्वीरें और यादें घूम गईं, खास तौर पर उसके बचपन की और बचपन में उसे जो शर्मनाक हरकतें करनी पड़ी थीं। डर ने उसे जकड़ लिया। अगर विवी उसे अभी देख पाती तो वह समझ जाती कि वह कितना डरा हुआ है। यह एहसास ऐसा था जैसे आपका पसंदीदा कलाकार आपके बचपन की शर्मनाक तस्वीरें देख रहा हो जो पूरी तरह से नग्न हो। कितना भयानक! अर्जुन और भूरा दोनों ने उसे टोका। मास्टर, भूरा ने आह भरी। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं मास्टर, हमें उन पर जासूसी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो वे इसे हमारे जीतने का बहाना बनाकर इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि भूरा उछलकर भाग पाता, ध्रुव ने अचानक उसके सिर के ऊपर से उसे पकड़ लिया और घुमा दिया। मालिक, रुको, ध्रुव ने कहा, उसकी आंखें उसके बालों से ढकी हुई थीं। शायद हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, बस थोड़ा सा। और इसलिए बॉयज ने लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनकी प्रगति रोक दी। जंगल में चारों ओर शिकार करने निकले लड़कों के विपरीत लड़कियां थोड़ी अधिक ढीली और लापरवाह थीं। उन्होंने एक छोटा सा आरामदायक कैंप बनाया था जिसमें उनके खुद के कस्टमाइज्ड टेंट और फर्नीचर भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जंगल में मौज मस्ती और आराम से टहल रहे हों। शर्वानी और प्रताप के टेंट सामान्य थे, जिनमें सिर्फ एक फ्लैट बेड और सामान रखने के लिए एक बक्सा था। आन्या का टेंट थोड़ा बड़ा था क्योंकि उसे बड़ी जगह का आराम पसंद था। वह विवी के साथ एक बिस्तर भी साझा कर रही थी, इसलिए यह उन दोनों के लिए पर्याप्त था। वे तीन तंबू कुछ असामान्य नहीं थे, लेकिन जब बात इशिता के तंबू की आई तो वह तीनों के संयुक्त तंबू से भी 2 गुना बड़ा था। इसमें एक रसोई, एक बैठक कक्ष और एक पोर्टेबल बाथरूम भी था। यहाँ तक कि सभी लाइटों और बिजली के पंखों को चलाने के लिए एक जनरेटर भी मौजूद था जिसे उसने कैंप के चारों ओर लगाया था। वह रिबॉर्न राष्ट्र में विलासितापूर्ण जीवन जीने की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब वह इसके बिना नहीं रह सकती थी। ध्रुव और बॉयज ने जब भूरा के क्लोन को अपने शिविर के पास एक पेड़ के ऊपर से देखा तो वे निराशा में अपने माथे पर थपकी लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या वह कैंपिंग कर रही है या डाकुओं से लड़ रही है? उसने खुद से पूछा। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे भी ऐसा ही टैंक चाहिए, वीर ने कहा। जैसे ही उसने इशिता के टैंक में रानी आकार का बिस्तर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे सभी एक बड़े पत्थर के सामने खड़े होकर देख रहे थे, जहां भूरा ने एक स्थायी छाया टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया था जो दिखा रहा था कि क्लोन के दूसरी ओर क्या हो रहा था। उन्होंने देखा कि लड़कियां कैंप फायर के पास इकट्ठी थीं और चाय पीकर समय बिता रही थीं। वे बहुत सहज दिख रही थीं। हे, वे तो डाकुओं का शिकार भी नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से ये खेल जीत रहे हैं, अर्जुन ने स्क्रीन पर शर्वानी की ओर मुंह बनाते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, झाड़ियों से करीब 40 डाकू निकल आए। उन्होंने लड़कियों के कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। लड़कियां बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखीं। उन्होंने शांति से अपनी चाय रखी और खड़े होकर अपने शरीर को तान दिया। यह आज का 100वां डाकू है जिसका हमने सामना किया है। अच्छी फसल है, शर्वानी ने अपनी नोटबुक में लिखते हुए कहा। क्या? अर्जुन पर्दे के पीछे से चिल्लाया। हम पूरे दिन जंगल में डाकुओं की तलाश में घूम रहे हैं और वे बस अपने तंबू में बैठे हैं। अनुचित। उनकी रणनीति काम कर गई क्योंकि डाकू लड़कियों को आसान लक्ष्य समझते थे, लेकिन वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। लड़कियों ने अपने हथियार उठाए और डाकुओं के कुछ भी कहने से पहले ही उन पर हमला कर दिया। शर्वानी ने अपने मित्रिल आर्टिफैक्ट धनुष का इस्तेमाल करके कई डाकुओं को पेड़ पर लटकाने के लिए लगातार तीर चलाए। उसके तीर हर जगह घूम रहे थे, यहाँ तक कि उसके पीछे के लक्ष्यों पर भी जा रहे थे। उसने सिर्फ तीर चलाए और तीरों ने उसका सारा काम कर दिया। प्रताप ने अपने भाले का इस्तेमाल किया और उसे अपने पास आने वाले डाकुओं के इर्द गिर्द घुमाया, और हर झटके के साथ उसके भाले से निकलने वाली हवा और भी तेज होती गई और आखिरकार हर झटके के साथ एक बवंडर पैदा हो गया। डाकुओं ने पाया कि वे एक पेड़ को पकड़ने के बावजूद हवा में बहुत ऊपर उछल रहे थे। आन्या ने अपने रैपियर का इस्तेमाल बहुत ही सटीकता और गति से किया। ये पहली बार था जब ध्रुव ने उसे एक क्षण में देखा और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी चालें ऐसी भी नहीं थीं कि वह उनकी नकल कर सके।
वह हर चाल के साथ नाचती हुई लग रही थी, इससे पहले कि डाकुओं ने खुद को लाखों क्षेत्रों में कटा हुआ पाया। विवी ने एक पृथ्वी गोलेम बनाया जो अपनी विशाल मुट्ठियों को इधर उधर घुमाता था तथा अपने निकट आने वाले किसी भी दुर्भाग्यशाली डाकू को नष्ट कर देता था। इस बीच इशिता अपनी सीट पर बैठी रही और बच्चों को सारा काम करने दिया। वह आन्या की तरफ देखते हुए चाय की चुस्की ले रही थी। तुम बहुत बढ़िया कर रही हो प्रिय, मुझे कहना चाहिए तुम शारीरिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली महिला हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो जादू में तुम्हारे समान ही प्रतिभाशाली हो। मेरे बेटे जैसा कोई। शायद तुम्हारे बच्चे जबरदस्त प्रतिभाशाली होंगे। ही। अध्याय 366 जीतने की प्रेरणा। ध्रुव को पोर्टल से होकर लड़कियों के सामने आने से रोकने के लिए वीर अर्जुन और भूरा की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता पड़ी। वह क्या कह रही है? ध्रुव ने जोर देकर कहा। वह सिर्फ डर के मारे देख रहा था क्योंकि उसकी माँ ध्रुव को उसके बचपन की कहानियां सुनाने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि ध्रुव कितना प्यारा बच्चा था? जब वह बच्चा था तो वह कभी भी हमारे पास से नहीं हटा, हमेशा हमारे बिस्तर के बगल में सोना चाहता था। इशिता ने अतीत को याद करते हुए खुशी से कहा। ओह, ये तो प्यारा है, आन्या ने हंसते हुए कहा। इस बीच ध्रुव जो सारी बातें सुन रहा था, अपना सिर जमीन पर टिकाने से खुद को रोक नहीं सका। मैं केवल मन अवशोषण के बारे में अधिक जानने के लिए ऐसा कर रहा था, उसने स्क्रीन पर चिल्लाया, लेकिन लड़कों ने सिर्फ उसकी पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए उसे जो शर्मनाक काम करने पड़े थे वे सब इस समय सामने आ रहे थे। ये बताना जरूरी है कि वे सभी वर्तमान में बास्टर्ड बैंडिट्स के खिलाफ लड़ाई में उलझे हुए थे। फिर भी इशिता अभी भी उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पाए। मैं भगवान ध्रुव के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ, शोध के उद्देश्य से, शर्वाणी ने कहा और जो कुछ उसने सुना था उसे एक नोटबुक में गुप्त रूप से लिख लिया। प्रताप अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ, जिससे सफेद शल्क वाला ड्रैगनबोन घबरा गया। बहन, मुझे भी इसकी एक प्रति दे दो, उसने विनम्रतापूर्वक कहा, फिर अपना भाला घुमाया और हवा के झोंके से 5 डाकुओं को गिरा दिया और उन्हें एक बड़े पत्थर से टकराने दिया। विवी ने अपना मुंह खोला और बंद किया। वह बोलना चाहती थी, लेकिन वह बहुत शर्मीली थी। विवी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? आन्या ने तलवार से 3 डाकुओं को काटते हुए उससे पूछा। मैं ध्रुव के बारे में भी और जानना चाहती हूँ। वह एक अच्छा लड़का है जो हमारी मदद करता है, उसने कहा। फुफुफु, बेशक बेशक, मैं तुम्हें इसके बारे में सब बताऊंगी, इशिता ने उत्साह से कहा। वह कितना प्यारा सा है, मुझे याद है जब मैं उसके साथ नहाती थी। ध्रुव की हिम्मत टूटने वाली थी। वह ये सब सुनकर और अधिक सहन नहीं कर सका। उसके लिए खुशकिस्मती की बात है कि 2 डाकुओं ने आखिरकार इशिता पर नजर डाल ही दी। तुम लड़कियां क्या बकवास कर रही हो? वह गुर्राया। मैं तुम सबको टुकड़ों में काट दूंगा। डाकू अग्नि की शक्ति से चमकते अपने चाकू के साथ इशिता की ओर दौड़ा। उसे बीच में मत रोको, शर्वानी ने गुर्राते हुए एक तीर छोड़ा जो सीधे उसकी पसलियों में जा लगा। आओ, हम बस यही करने वाले थे, हम बस यही करने वाले थे, हम बस यही करने वाले थे। प्रताप चिल्लाया, डाकू की ओर झपटा और अपना भाला ऊपर की ओर उछाला। डाकू, जो पहले से ही तीर से घायल था, भाला उसके सीने पर लगते ही बेहोश होने लगा। फिर उसने खुद को भाले के साथ आने वाली तेज हवा के झोंके के बीच आसमान की ओर उठते हुए पाया। बादलों के पास पहुंचने के बाद डाकू वापस जंगल में आ गया, ठीक आन्या के सामने। मुझे खेद है, उसने कहा। हम लड़कियों को नाराज करने की गलती तुम्हारी है। आन्या ने अपनी तलवार घुमाई और जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, ऐसा लगा कि वह एक पतले कपड़े में बदल गई है जो सुंदरता से हवा में बह रही है। जैसे ही डाकू सिर के बल जमीन पर गिरने वाला था, आन्या ने अपनी तलवार सीधी की और उसे उसकी छाती पर मार दिया, जिससे उसका कवच टूट गया और वह एक पेड़ से जा टकराया। मैं भी गुस्से में हूँ, विवी उत्साह से चिल्लाए। जाओ मिस विवी, अंतिम झटका मारो, शर्वानी ने कहा। विवी ने खुशी से डाकू की ओर इशारा किया और उसके वफादार पृथ्वी गोलेम ने उसे जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। अपने विशाल पत्थर जैसे हाथों के प्रत्येक झटके के साथ डाकू जमीन में और भी गहराई तक धंसता चला गया, जब तक कि उसके पास केवल फर्श पर एक मानव के आकार का छेद नहीं रह गया। अच्छा काम विवी, आन्या ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे हाई फाइव दिया। हाँ, विवी ने आन्या की हथेलियों पर सिर मारा। जब उन्होंने देखा कि उनका एक साथी कितना दयनीय हो गया है, तो बाकी डाकू भड़क गए। आखिरकार 3 डाकुओं ने समूह की सबसे कमजोर कड़ी से निपटने के प्रयास में इशिता पर नजरें गड़ा दीं। जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, इशिता ने चाय का प्याला उठाया और उसे पीना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया, जिसमें उसके शरीर से हरे और भूरे रंग निकल रहे थे।
जमीन से 3 बड़ी बेलें फूटकर आईं और तुरंत डाकुओं के चारों ओर लिपट गईं। क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? संघर्ष करते हुए उन्होंने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उनकी छुरी बेलों से टकराने पर टूट रही थी। इन जादुई लताओं की शक्ति से उनका दम घुट रहा था। यह उनके अपने जादू पर इस हद तक हावी हो रही थी कि वे अपना मन भी बाहर नहीं ला पा रहे थे। क्या बकवास है, वह इतनी मजबूत कैसे है? आखिरकार उनमें से एक को एहसास हुआ कि वे किसके साथ काम कर रहे थे। उसने इशिता की तरफ देखा, जो एक महंगी पीली अंगरखी पहने हुए थी। जल्द ही रक्तरंजित जादूगरनी के वस्त्र पहने एक डरावनी महिला की छवि उसकी आंखों में उभर आई। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेलें, वो पश्चिम की मिट्टी की चुड़ैल है। एक साथ सितारा जादूगर यहाँ क्या कर रहा है? डाकू ये जानकर भयभीत हो गए कि उनका सामना एक ऐसे महान साहसी व्यक्ति से हो रहा है जिससे बास्टर्ड डाकू भी सावधान रहते थे। वह कई सालों से गायब थी और कई लोगों को लगा कि वह मर चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि वह जिंदा और स्वस्थ थी। भागो, डाकू चिल्लाए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी थी जिसे वे कभी नहीं जीतने वाले थे। शर्वनी ने अपने तरकश से 5 बाण निकाले और उन्हें अपने धनुष पर चढ़ा लिया, और एक ही बार में उसने जादू से भरपूर 10 नकल किए हुए बाण भागते हुए डाकुओं की ओर छोड़े। ये बाण सीधे उनकी पीठ पर लगे और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। प्रताप ने भाला फेंका, जिसके सिरे से हवा का एक बड़ा झोंका निकला। भाले ने जो कुछ भी छुआ उसे हिला दिया, पेड़, पत्थर और डाकू सब। उन्हें लगा कि वे एक बड़े बवंडर में उड़ गए हैं और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आन्या भागते हुए डाकुओं की कतार से भागते हुए धुंधली हो गई। जब तक वह उनके सामने आई तब तक उनके शरीर पर हजारों घाव हो चुके थे। विवी के गोलेम ने उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर दिया, डाकुओं को दलदल में फंसा दिया जो धीरे धीरे उन्हें और अधिक निगलता चला गया। इस बीच इशिता की बैलें पूरे जंगल में उगती रहीं और भयभीत डाकुओं को उनके टखनों से खींचकर शिविर में वापस ले आईं। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास 100 और डाकू हो गए हैं। मेरे अनुमान से इससे हम लड़कों के खिलाफ बढ़त पर आ गए हैं, शर्वानी ने अपने नोट्स में बॉक्स पर निशान लगाते हुए कहा। इशिता ने कहा, लड़कियों, अगर हम जीत गए तो मैं ध्रुव से कहूंगी कि वह तुम सबको दिखाए कि जब तुम उसके गालों पर चुटकी काटोगी तो वह कितना प्यारा लगेगा। हाँ, मैं ये देखना चाहती हूँ, शर्वनी ने गुस्से में अपनी नोटबुक में लिखते हुए कहा। मैं भी, प्रताप बुदबुदाया। हे, शायद मैं ध्रुव की शर्मिंदगी की भावना को भी खत्म कर सकूं, विवी ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा दिखेगा, फुफुफू, आन्या ने हंसते हुए कहा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह यहाँ से भाग ना पाए, इशिता ने कहा। शर्वानी, प्रिय, लड़कों से रिबॉर्न कंपनी में सारा काम करवाओ ताकि हम उसे 1 हफ्ते के लिए अपने पास रख सकें। सहमत, वे सब चिल्लाए। इस बीच ध्रुव को निराशा हुई क्योंकि उसने सुना कि वे क्या योजना बना रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि वे आगे चल रहे थे, जिसका मतलब था कि वे जीत सकते थे। दोस्तों, हमें और अधिक डाकुओं का शिकार करना होगा। अब अध्याय 367, फ्लेरेकॉप सुदृढ़ीकरण। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अच्छी खबर है, उसने उसे धमकाते हुए कहा। क्या हमने उनकी गोल्डन रोड को नष्ट कर दिया है? गल्प, अंततः डाकू कुछ साहस जुटाने में सफल हो गया। नहीं युवती, वह क्या था? नहीं, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। ब्लेजेल अपने सिंहासन से उठी, जो आग्नेय चट्टानों से बना था और अभी भी मैग्मा से चमक रहा था। हमने अपनी बची हुई आधी सेनाएं भेज दीं। आपका क्या मतलब है कि वे असफल हो गईं? डाकू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, यहाँ तक कि उसे भी पूरी जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि मिशन पर गए डाकू कभी वापस नहीं लौटे, ठीक वैसे ही जैसे रिबॉर्न पर हमला करने वाले सभी डाकू। वे बस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। वे ये कैसे कर रहे हैं? हमारी टीम में सबसे कमजोर डाकू 4 सितारा लड़ाके हैं। वे हमारे खिलाफ कैसे जीत रहे हैं? ब्लेजेल के बाल बिखरे हुए थे और उसकी फ्लेयरकॉप वर्दी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। रिबॉर्न कंपनी के साथ काम करने के तनाव के बाद वह कम से कम 10 साल बूढ़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उनके खिलाफ कम से कम एक बार भी नहीं जीत सकती थी। सुरंगों का क्या? वे इसका पूरा उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उन सुरंगों के जरिए आप बिना किसी परेशानी के उनके बेस के अंदर जा सकते हैं। डाकू ने अपने नाखून चबाए। यही बात है, मालिक। परियां, वे अब हमारी मदद नहीं कर रही हैं। क्या? परियों ने सबसे पहले भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया था। वे ये पोर्टल सुरंगें बना रही थीं, जिनकी मदद से बास्टर्ड बैंडिट जंगल में कहीं भी जा सकते थे। लेकिन जब से रिबॉर्न कंपनी आई है, डाकू अब इन पोर्टलों तक नहीं पहुंच सकते। लानत है, ब्लेजेल ने शाप दिया। उसका गुस्सा असली आग में बदल रहा था और उसकी दिवा लगभग उसके पीछे प्रकट हो रही थी। उसे खुद को शांत करना पड़ा।
आराम करो, उसने खुद से कहा। कम से कम अब मुझे इन दोयम दर्जे के डाकुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गुफा के अंदर से पदचाप की आवाजें सुनाई दी जब सैनिकों की एक पूरी बटालियन, सभी नारंगी कवच पहने हुए, ब्लेजेल के कमरे के अंदर दौड़ती हुई आए। ये उसके निजी अनुरक्षक थे, योद्धा जिन्हें फ्लेरेकॉप द्वारा उसकी सभी आवश्यकताओं की रक्षा और सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये डाकुओं से अलग, उच्च कोटि के सैनिक थे। उनकी साधना कम से कम 5 सितारा क्षेत्र में थी। बटालियन कमांडर ने ब्लेजेल के सामने घुटने टेकते हुए कहा, हमें देरी के लिए खेद है। हमें इस इलाके में नेविगेट करने में कुछ कठिनाइयां हुईं, लेकिन अब हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। सभी सैनिकों ने एक ही समय में जमीन पर पैर पटकना शुरू कर दिया, जिससे वानो और बाकी डाकू डर गए। मुझे आप में से कुछ लोगों की जरूरत है जो जंगल में जाकर परियों की खोज करें। मैं जानना चाहता हूं कि वे हमारी मदद क्यों नहीं कर रही हैं। बटालियन कमांडर ने झुककर 10 लोगों की ओर इशारा किया और उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। तुम जाओ, फ्लेरेकॉप को गौरवान्वित करो। लड़कियों की तैयारी को देखने के बाद ध्रुव और उनके साथी जीतने के लिए और भी अधिक प्रेरित हो गए। ध्रुव लड़कियों का खिलौना नहीं बनना चाहता था। अर्जुन शर्वानी से हारना नहीं चाहता था। वीर पूरे हफ्ते काम करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था। भूरा को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जीते या हारे, लेकिन वह ध्रुव का वफादार था, इसलिए वह भी जीतना चाहता था। विक्रांत बस साथ चल रहा था। चलो कुछ और डाकुओं का शिकार करें, ध्रुव ने खुशी से कहा। लेकिन उनके आगे बढ़ने से ठीक पहले ध्रुव ने एक छाया ऑक को देखा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे नवीनतम समाचार बताने लगा। बॉस ध्रुव, मैं आपको ये बताने आया हूं कि ब्लेजेल ने परियों के ठिकाने में घुसपैठ करने के लिए अपनी कुछ निजी सेना भेजी है। शैडोज ऑफ रिबॉर्न ने बास्टर्ड बैंडिट्स के बेस के बाहरी इलाके में कई जासूस छिपाए हुए थे, और बैंडिट्स और नई आई फ्लेरेकॉप बटालियन के बीच दुश्मनी के कारण उनके मिशन के बारे में बहुत गपशप और बातचीत होती थी। बहुत जल्द ही उन्हें पता चल गया कि 10 लोगों के इस समूह को क्या काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा, मैं परियों के बारे में चिंतित नहीं हूं। आखिरकार उसके अलावा किसी को भी परियों का ठिकाना नहीं मिला था। इतना ही नहीं, बल्कि उस गांव की सभी परियां रिबॉर्न के राष्ट्र में आकर बस गई थीं, जिसका मतलब था कि अब उन्हें गांव के अंदर कोई नहीं मिलेगा। एक को छोड़कर, विवियन, विवी की मां और ध्रुव ने अनुमान लगाया कि वह पिक्सी क्वीन है। पिक्सी रानी को सभी परियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था तथा उसकी शक्ति महासागर राजा और ड्रैकोनिक रानी के बराबर थी। लेकिन फिर भी ध्रुव उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी वजह से ही उनके गांव में मदद के लिए कोई परी नहीं बची थी। मैं उससे संपर्क करूंगा, देखूंगा कि उसे किसी मदद की जरूरत है या नहीं, उसने ऑक से कहा। ओह, लेकिन हमारा क्या होगा? अर्जुन ने निराश होकर पत्थर को जमीन पर पटकते हुए कहा। तुम लोगों को डाकुओं की तलाश जारी रखनी होगी, उसने उनसे कहा। हम किसी भी हालत में लड़कियों से नहीं हार सकते। वह ये सोचकर कांप उठा कि उसकी मां को एक हफ्ते का पास मिल गया है जिससे वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। और इस समय वह सिर्फ अपनी मां के बारे में ही चिंतित नहीं था, बल्कि उन सभी के बारे में चिंतित था। मैं विरियन के लिए 10 लोगों के समूह से निपट लूंगा और बाद में आप लोगों से मिलूंगा। उसने अपने छाया क्लोनों को उनसे जोड़ रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत उनके पास पहुंच सके। ठीक है, अपना ख्याल रखना बॉस, हम तुम्हें वापस लीड दिला देंगे, अर्जुन ने हवा में मुक्का मारते हुए कहा। मास्टर, मैं और भी डाकुओं को इकट्ठा कर लूंगा, आप चिंता मत करो, भूरा ने कहा। हालांकि ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि वह ये सब टीम के लिए कर रहा है या अपने लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे नींद न आए बॉस, वीर ने कहा। हो, मैं वह याद करने की कोशिश नहीं करूंगा जो मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है। हो, विक्रांत हंसा और उसके जबड़े जंगल में बजने लगे। ध्रुव को भरोसा था कि वे अकेले ही लड़कियों को हरा देंगे, लेकिन जाहिर है वह अभी भी चिंतित था, इसलिए वह इस समस्या से जल्दी से निपटना चाहता था। श्रेया, कृपया पॉकेट डायमेंशन कुंजी सक्रिय करें। जरूर ध्रुव। उसकी कलाई के चारों ओर एक जादुई घेरा प्रकट हुआ और हाथ के एक सरल मोड़ के साथ पूरे जंगल में एक संतोषजनक क्लिक की ध्वनि गूंज उठी और फिर ध्रुव ने स्वयं को परियों की भूमि में पहुंचा पाया। पहले की तरह पूरा क्षितिज अंधकार में था और प्रकाश का एकमात्र स्रोत जमीन में चमकते पेड़ और तंतुलताएं थीं। श्रेया ने उसे परी गांव में आसानी से वापस जाने में मदद की। एक खुले मैदान के बीच में उसने एक जमीन देखी जो घरों की तरह दिखने वाले विशाल मशरूम से भरी हुई थी। इस गांव के पास उसने मशरूम किंग को उदास चेहरे के साथ लेटे हुए देखा। वह एक लावारिस कुत्ते की तरह लग रहा था जिसका मालिक कॉलेज चला गया था। और जैसे ही उसने ध्रुव का चेहरा देखा, वह अचानक उछल पड़ा और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेकर उसकी ओर दौड़ा। वाह, बड़े आदमी,
मशरूम राजा ने उसे कसकर गले लगा लिया और मन ही मन खिलखिलाकर हंसने लगा। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है न? जैसा कि उन्होंने याद किया, मशरूम राजा उनकी उपस्थिति का पूरी तरह से स्वागत नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अकेलेपन ने उसके दिल को नर्म कर दिया था। अरे, क्या विरियन यहाँ है? उसने पूछा। मशरूम किंग ने सिर हिलाया, फिर अपनी मशरूम कैप वाली भुजाओं का इस्तेमाल करके गांव के बीच में सबसे निचले घर की ओर इशारा किया। दरवाज़ा अभी भी बंद था, जिसका मतलब था कि वह अभी भी अपनी किताबों में व्यस्त थी। अध्याय 368, विरियन का रहस्योद्घाटन। समझ गया ध्रुव। एक नया मंत्र संश्लेषित कर रहा हूँ। एक नए जादू सिद्धांत ने उसे प्रभावित किया, जिससे उसे कम करें मंत्र बनाने के लिए आवश्यक सटीक मानानुपात मिल गया, जिससे उसका आकार एक चूहे जितना छोटा हो सकता था। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसके सिर के ऊपर एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को स्कैन करता हुआ बूप, वह एक सामान्य उंगली के आकार का हो गया। तो परियां दुनिया को इस तरह देखती हैं। अब जब उसने अपने गांव को छोटे आकार में देखा, तो वह आखिरकार इसकी वास्तुकला की सराहना कर सका। सभी मशरूम बहुत बड़े दिखते थे और वहां बहुत सारे छोटे मशरूम थे जिन्हें वे अपने फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते थे। वह धीरे धीरे तैरता हुआ मैदान के बीचों बीच स्थित बड़े घर की ओर चला गया। विरियन का नाम दरवाजे के ठीक बगल में लिखा था, इसलिए उसे पता था कि वह सही घर में है। दस्तक दस्तक वह जानता था कि वह किताबें पढ़ने में व्यस्त है, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी ओर आ रही फ्लेरेकॉप सेना के बारे में पता होना चाहिए। अरे, यह मैं हूँ ध्रुव। मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ कि कुछ लोग इस पॉकेट आयाम में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ध्रुव ने अभी जाने का फैसला किया। मशरूम किंग वैसे भी फ्लेयरकॉप के उन कुलीन सैनिकों से बचाव करने के लिए काफी मजबूत था। वह बस अपने छाया क्लोन को पीछे छोड़ने जा रहा था ताकि अगर हालात बहुत मुश्किल हो जाएं तो वह यहां आ सके। जैसे ही वह दूर जाने वाला था, अचानक उसे दरवाजे से चरमराहट की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो विरियन के घर का दरवाजा खुला था, लेकिन वह वहां नहीं थी। हेलो, ध्रुव ने पूछा। दरवाजा खुला देखकर उसने उसके घर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक अनोखा एक बेडरूम वाला इंटीरियर देखा जो इस दुनिया के किसी भी दूसरे घर जैसा ही लग रहा था। लिविंग रूम दाईं ओर था, रसोई बाईं ओर थी और बेडरूम लाइब्रेरी सामने थी। यह एक सामान्य घर की तरह ही लग रहा था, सिवाय इसके कि सारा फर्नीचर मशरूम से बना था। कुर्सियां, मेज और यहाँ तक कि डेस्क भी। दीवारें मशरूम के निचले हिस्से की तरह उभरी हुई थीं और सब कुछ इन चमकते हुए टेडपोल से रोशन था जो छोटे खंभों के ऊपर बैठे थे। विरियन का बिस्तर ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ था जिसमें किताबें और स्क्रॉल रखे हुए थे। ये अलमारियां इतनी ऊंची थीं कि ध्रुव को ऊपर देखना पड़ा, क्योंकि यह मशरूम हाउस की सबसे ऊपरी टोपी की ओर बहुत दूर तक फैली हुई थी। घास के बिस्तर के पास उसने देखा कि विरियन अपनी मेज पर एक स्क्रॉल को देख रही थी। उसके ठीक बगल में एक चमकता हुआ टेडपोल था। वह लगभग 1 मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, फिर उसने अंततः स्क्रॉल को वापस लपेटा और शेल्फ पर रख दिया। ध्रुव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम गांव से परिचित हो? विरियन ने पूछा। हाँ, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा मेरे जाने पर था। तुम चले गए? उसने सचमुच उलझन में पड़कर पूछा। मैंने किया था, कुछ सप्ताह पहले। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा मशगूल थी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। वैसे भी, यह अच्छा समय है कि तुम यहाँ हो। मैं तुमसे तुम्हारी अजीब शक्तियों के बारे में बात करना चाहती थी, सभी 8 मन तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति, एकता। ध्रुव ने पहले कभी किसी के मुंह से यह शब्द नहीं सुना था। ये पहली बार था जब श्रेया के अलावा किसी ने एकता की शक्ति का जिक्र किया था। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? उन्होंने यूनिटी के बारे में अंततः अधिक जानने की संभावना से उत्साहित होकर पूछा। हाँ, सच तो यह है कि मैं इस समय इसी पर शोध कर रहा था। एकता की शक्ति एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आपके मानव पूर्वजों ने कभी किया था और इसी ने उन्हें इस दुनिया का सर्वोच्च प्राणी बनाया। मनुष्यों में एकता सर्वत्र थी, फिर मैं ही क्यों अकेला था जो इसे धारण करने में सक्षम था? ध्रुव ने अनुमान लगाया कि उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मनुष्य यूनिटी मैना को इस्तेमाल करने की क्षमता खो बैठे। और ये तथ्य कि उसने पहली बार इस तथ्य के बारे में सुना था, इसका मतलब था कि सच्चाई को शायद सालों से मनुष्यों से छिपाया गया था, या तो जानबूझकर या अनजाने में। ये क्यों खो गया? क्या कुछ हुआ था? विरियन ने भी निराश होकर कंधे उचका दिए। मेरे पास जो स्क्रॉल हैं, उनमें कारण के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उसमें केवल इतना लिखा है कि एक दिन मानवता ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी। शायद इसका कुछ लेना देना इस तथ्य से है कि गॉड फौज के सभी टुकड़े टूट गए हैं। मुझे याद है कि एक आपदा हुई थी जिसके कारण अवशेष अलग अलग टुकड़ों में नष्ट हो गए थे, लेकिन ये सिर्फ अनुमान था।
सच्चाई जानने के लिए उन्हें और शोध करना होगा। विरियन ध्रुव के पास गई। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने देखा कि किस प्रकार सभी 8 तत्व उसकी ओर बढ़ रहे थे। आप इस दुनिया में एक असामान्य व्यक्ति हैं। आप एक प्राकृतिक मैग्नेटिक हैं, विरियन ने आश्चर्य और विस्मय के साथ कहा। मैग्नेटिक, इसका क्या मतलब है? यही वह घटना है जिसमें एक व्यक्ति को गॉडफोर्ज टुकड़े का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये सुनते ही ध्रुव का दिल लगभग धड़कने लगा। वह गॉडफोर्ज टुकड़े के बारे में जानती थी। मैग्नेटिक, हाँ, विरियन ने सिर हिलाया। प्राचीन युग में यूनिटी की शक्ति वाले लोग इच्छानुसार गॉडफोर्ज के साथ बातचीत कर सकते थे। उन्हें इससे अस्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने ये क्षमता खो दी तो गॉडफोर्ज के आशीर्वाद भी खत्म हो गए। लेकिन इसने मनुष्यों को इस शक्ति को वापस पाने की कोशिश करने से नहीं रोका। उन्होंने अपने शरीर में गॉडफोर्ज के एक हिस्से को जबरदस्ती लागू किया है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि लोग अपने गॉडफोर्ज टुकड़ों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है कि वे इसे जबरदस्ती अपने शरीर में लागू कर रहे हैं? क्या ये सर्जरी के जरिए है? विरियन ने सिर हिलाया। ये सही है। एक कुशल चिकित्सक के हाथों से गॉडफोर्ज के टुकड़ों को शल्य चिकित्सा द्वारा उनके दिलों में डाला जाता है ताकि इसकी छिपी हुई शक्ति प्राप्त हो सके। जो लोग इस ऑपरेशन से बचने के लिए भाग्यशाली होते हैं उन्हें मैग्नेटिक्स कहा जाता है। ध्रुव को याद आया कि कैसे उसने अपने दिल में गॉडफोर्ज का टुकड़ा प्राप्त किया था। यह उससे बहुत अलग था जो विरियन ने बताया था। उसके लिए गॉडफोर्ज का टुकड़ा उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही बलपूर्वक उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यूनिटी पर नियंत्रण न रखने वाले अन्य लोगों को अपने शरीर में गॉडफोर्ज का अंश लगाने के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। एक प्राकृतिक मैग्नेटिक के रूप में इसका मतलब है कि आपको बिना किसी समस्या के तुरंत गॉडफोर्ज पीस द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। विरियन ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे वह एक संग्रहालय की कलाकृति हो, अतीत के स्वर्ण युग का एक पूरी तरह से संरक्षित अवशेष। और जब लोगों के शरीर में गॉडफोर्ज का टुकड़ा लग जाता है तो क्या होता है? क्या कुछ होता है? परी ने सिर हिलाया। मनुष्यों को ऐसा करने के लिए महीनों या वर्षों का अभ्यास करना पड़ सकता है, लेकिन वे उन शक्तियों को जागृत करने में सक्षम होंगे जिन्हें एबिलिटीज कहा जाता है। ये विशेष शक्तियां सामान्य जादुई मंत्रों से भी बढ़कर हैं। यह मन का उपयोग नहीं करेगा और न ही मन से प्रभावित होगा। ये केवल अन्य मैग्नेटिक्स की अन्य क्षमताओं से ही प्रभावित हो सकता है। ध्रुव ने अपने हृदय की ओर देखा, जिसे आंशिक रूप से गॉडफोर्ज के टुकड़े ने प्रतिस्थापित कर दिया था। उसने अपनी उंगलियों की नोक पर अपनी यूनिटी गन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। ये वही था जिसने सबसे पहले गॉडफोर्ज के टुकड़े को सक्रिय किया। और कुछ और भी है, विरियन ने कहा। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर गॉडफोर्ज के हिस्से पर महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे ही ध्रुव की उंगली तेज रोशनी से चमकने लगी, उसके ऊपर धीरे धीरे एक यांत्रिक रोबोटिक हाथ का प्रक्षेपण दिखाई देने लगा। अध्याय 369 मैग्नेटिक्स दिवस। उसका मुंह हकलाने लगा। दी एक दिवा, वह चिल्लाए। ध्रुव ने अपनी उंगलियों में एकत्रित शक्ति को धीरे धीरे मुक्त किया और शीघ्र ही वह प्रक्षेपण अस्तित्व से गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यदि वह अपनी यूनिटी गन को चालू रखता तो उसके पास इसे विरियन के घर में छोड़ने और अनगिनत विनाश का कारण बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही धूल जमी, ध्रुव को लगा कि गॉडफोर्ज के टुकड़े की रहस्यमयी शक्ति उसके दिल में वापस आ गई है। ये छोटे धातु के टुकड़े में छिपी हुई थी, यहाँ तक कि उसका अपना सर्वोच्च प्रतिभा भी इसे अंदर नहीं ढूंढ पाया था। उसने एक गहरी सांस ली। इस बीच विरियन धीरे धीरे ध्रुव से दूर चली गई और लाल धब्बेदार मशरूम वाली कुर्सी पर बैठ गई। आपके पास पहले से ही एक दिवा है। इसका मतलब है कि आपके पास पहले से ही अपना गॉडफोर्ज टुकड़ा है, उसने उसके सिर की मालिश करते हुए कहा। दिवा, क्या ये वह अजीब प्रक्षेपण है जो मेरे पीछे दिखाई देता है? विरियन ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। उसके पंखों से होकर सुनहरी धूल चारों ओर छिटक रही थी। हाँ, सभी मैग्नेटिक्स अपनी स्वयं की दिवा को जागृत कर सकते हैं। अब ये दिवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अद्वितीय हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक दिवा की अपनी अनूठी शक्तियां हैं। धीरे धीरे पहेली के टुकड़े आकार लेने लगे। गॉडफोर्ज पीस मनुष्य को मैग्नेटिक बनने की अनुमति देता है। फिर गॉडफोर्ज पीस की रहस्यमय शक्ति के माध्यम से वे नई और अजीबोगरीब क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिनका केवल अन्य क्षमताएं ही बचाव कर सकती हैं। यह एक ऐसी ताकत थी जिससे ज्यादातर लोग ईर्ष्या करते थे। इसका मतलब था कि दुनिया भर में सीमित गॉडफोर्ज के टुकड़ों की मांग आसमान छू रही थी, जिसका मतलब था कि केवल असीम धन वाले समूह ही उन्हें खरीद सकते थे। और वैंडरबिल्ट परिवार, ऑस्कॉप परिवार आदि जैसे समूह चाहते थे कि उनके वंशज उनके पदचिन्हों पर चलें, इसीलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को गॉडफोर्ज का एक टुकड़ा दिया ताकि देखा जा सके कि क्या वे मैग्नेटिक बन सकते हैं।
इस तरह क्रिश्चियन हेमरस्टोन ने गॉडफोर्ज का एक टुकड़ा प्राप्त किया। यह उसे इस उम्मीद में दिया गया था कि वह मैग्नेटिक बन जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि यह ध्रुव के हाथों में आ गया और अंत में वही मैग्नेटिक बन गया। ये ब्लेजेल की अजीब अग्नि प्रेत को भी समझा सकता है, जो उसकी निगरानी के लिए भेजे गए हाई शैडो ऑक्स को भी खतरे में डाल सकती थी। यह उसकी दिवा थी। दिवा को केवल दूसरे दिवा द्वारा ही पराजित किया जा सकता था, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें पीछे हटने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। एबिलिटीज क्या हैं? वे किस प्रकार की शक्ति से बनी हैं? विभिन्न प्रकार के दिवा कौन कौन से हैं? ध्रुव के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वह इन दिवाओं के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, जिनका नाम उसने आखिरकार जान लिया था। रुको, क्या लोगों के पास केवल एक ही दिवा होती है? विरियन ने सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ एक। वे अपनी आत्मा, अपने अनूठे चरित्र से बंधे होते हैं। आप जो भी दिवा जागृत करेंगे वही आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए होगी। लेकिन उस पहली महिला के बारे में क्या, जो तब प्रकट हुई जब मैंने पहली बार गॉडफोर्ज भाग को सक्रिय किया था? हम धातु की महिला, जिसे सामान्यतः लौह मवेदेहीन के नाम से जाना जाता है, तकनीकी रूप से पहली दिवा थी जिसे ध्रुव ने जागृत किया था। जब मैं पहली बार जागा, उन्होंने विरियन को लौह मवेदेहीन की घटना के बारे में समझाया। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो विरियन तुरंत अपनी लाइब्रेरी की ओर भागा और वह जो कुछ भी ढूंढ रहा था उसे खोजने के लिए पुस्तकों और स्क्रॉल को तेजी से इधर उधर फेंकने लगा। एक एक करके उसने आयरन मवेदेहीन घटना का स्पष्टीकरण खोजने के लिए प्रत्येक स्क्रॉल को सरसरी तौर पर देखना शुरू किया। वह 1 मिनट तक पढ़ती रही, फिर 10 मिनट तक, फिर 30 मिनट तक, फिर 1 घंटे तक। ऐसा लग रहा था कि अगर ध्रुव ने उसे बीच में नहीं रोका होता तो वह पढ़ना जारी रखती। क्या तुम्हें कुछ मिला? उसने उससे पूछा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं इस आयरन मवेदेहीन के बारे में कुछ नहीं ढूंढ सकता। विरियन के बैंगनी बाल तनाव से बिखर गए थे। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी, पूरी तरह से हार गई क्योंकि वह कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पा रही थी। वह शायद आपकी दिवा नहीं थी। मैंने पहले जागरण में पूर्ण दिवा के प्रकट होने के बारे में नहीं सुना है। आपके पास कितने गॉडफोर्ज टुकड़े हैं? बस एक छोटा सा टुकड़ा, उसने उत्तर दिया तथा अपने हाथों से प्राप्त टुकड़े का आकार बताया। वह छोटी सी मात्रा एक पूर्ण दिवा को प्रकट करने में सक्षम नहीं होगी। वह धातु की भुजा जो आपने पहले प्रकट की थी संभवतः आपकी असली दिवा है, क्योंकि यह अभी भी अपूर्ण है। जहां तक लौह मवेदेहीन का सवाल है, मेरे पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह एक भूत, एक देवी या कुछ और हो सकता है। मुझे कोई सुराग नहीं है। ध्रुव ने पहले ही यह मान लिया था कि लौह मवेदेहीन लंबे समय तक रहस्य ही बनी रहेगी। सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका बस यही था कि वह जो कहती थी उसका पालन करे, मुझे बनाओ। और ऐसा कहकर शायद उसका मतलब था कि उसे और अधिक गॉडफोर्ज टुकड़े इकट्ठा करने होंगे, जो अब वह खुशी से करेगा क्योंकि उसे दिवाज और एबिलिटीज के बारे में पता चल गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी दिवा का असली चेहरा देखने के लिए और अधिक गॉडफोर्ज टुकड़े इकट्ठा करने होंगे? हाँ, उसने उत्तर दिया। वह भी उसकी दिवा के बारे में उत्सुक थी। मैग्नेटिक्स की साधना के विभिन्न स्तर होते हैं। अभी आप बॉडी फॉर्मेशन के पहले चरण में हैं। एक बार जब आप पर्याप्त गॉडफोर्ज टुकड़े इकट्ठा कर लेंगे तो आप बॉडी फॉर्मेशन के दूसरे चरण तक पहुंच जाएंगे। तब तक आपके दिवा का एक और हिस्सा प्रकट हो जाएगा। शरीर निर्माण के 9वें चरण में आपकी दिव्यता की संपूर्णता प्रकट हो जाएगी। ध्रुव को दिवास के बारे में और अधिक जानकारी मिलने पर अपने खून में तेजी महसूस हुई। वह देखना चाहता था कि उसकी अपनी दिवा कैसी दिखती है। एबिलिटीज के बारे में क्या ख्याल है? आपने कहा कि वे जादू मंत्र या कौशल की तरह नहीं हैं। वे मन से भी नहीं बने हैं। freewebnewell.com व पे छोटी ई की मात्रा र पे छोटी ई की मात्रा यना ने अपनी स्क्रॉलों को तब तक खोजा जब तक उसे एक ऐसा नहीं मिल गया जिसमें एक बहुत ही अपरिष्कृत और प्रारंभिक चित्र था, जो एक मानव जैसा दिख रहा था और जिसके ऊपर एक दिवा थी। दिवा का निचला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत उपजाऊ, गहरे भूरे रंग की मिट्टी से बना हो। उसके ऊपर घास के लंबे डंठल थे जो उसके फर का काम कर रहे थे। उसके सिर पर अलग अलग फसलें थीं जो दिवा के चेहरे की विशेषताओं को बनाने के लिए कोलाज की गई थीं। इसकी आंखों के लिए टमाटर, भौहों के लिए हरी फलियां, नाक के लिए आलू, बालों के लिए गेहूं और मुंह के लिए गाजर थी। उदाहरण के लिए, यह मैग्नेटिक शारीरिक गठन के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और उसने अपना दिवा पूरा कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिवा में खेती और फसलों का विषय है। मैग्नेटिक व्यक्ति अब ऐसी क्षमताएं प्राप्त करेगा जो फसलों, मिट्टी और ऐसी अन्य चीजों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, ये व्यक्ति जिस चीज को छूता है उसे फसल में बदल सकता है। टेबल गाजर से बनेगी, कवच गोभी के पत्तों की तरह नरम हो जाएगा और यहाँ तक कि मनुष्य भी उपजाऊ मिट्टी में बदल सकता है।
प्रत्येक दिवा की क्षमताएं अद्वितीय हैं और उन्हें सक्रिय करने के लिए उनकी अपनी शर्तें हैं। जैसे जैसे आप बॉडी फॉर्मेशन के विभिन्न चरणों से आगे बढ़ेंगे, ये क्षमताएं बढ़ेंगी। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारा दिवा अभी भी इतना विकसित नहीं हुआ है कि तुम अपनी योग्यताएं दिखा सको। कभी कभी ये दूसरे चरण में दिखाई देता है या कभी कभी 7वें चरण में। ये व्यक्ति की प्रतिभा और किस्मत पर निर्भर करता है। अध्याय 370 पैसे खर्च करने का तरीका खोजना। मेरी यूनिटी गन के बारे में क्या ख्याल है? क्या उसे एबिलिटी माना जाएगा? उन्होंने उंगली से बंदूक चलाने का इशारा करते हुए कहा। विरियन ने अपना सिर हिलाने से पहले 1 सेकंड के लिए फिर से अपने स्क्रॉल को देखा। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी प्राकृतिक मैग्नेटिक नहीं देखा था। आमतौर पर मैग्नेटिक के लिए अपने दिवा को प्रकट करने के लिए एक और आवश्यकता होती है। उन्हें मित्रिल अवशेष की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि यदि एक मैग्नेटिक पहले से ही शरीर निर्माण के चरणों के माध्यम से आगे बढ़ चुका है, भले ही उन्होंने अपनी क्षमताओं की खोज की हो, जब तक कि उनके पास मित्रिल अवशेष सुसज्जित नहीं है, तब तक वे अपने दिवा को बुलाने में सक्षम नहीं होंगे। मित्रिल अवशेष मैग्नेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वह हथियार है जिसके जरिए उनकी दिवाएं अपनी शक्ति प्रकट कर पाती हैं। तथ्य यह है कि आप हाथ में मित्रिल अवशेष के बिना अपने दिवा को प्रकट करने में सक्षम हैं, क्योंकि आप एक प्राकृतिक मैग्नेटिक हैं। ध्रुव ने अपनी यूनिटी गन को सक्रिय करके कुछ सेकंड के लिए अपनी दिवा को प्रकट करने में सक्षम हो गया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिटी गन एक मंत्र है जो यूनिटी मैना का उपयोग करता है। सभी 8 तत्वों पर मेरी महारत ही मुझे सबसे पहले एक प्राकृतिक मैग्नेटिक बनाती है। इसमें सहसंबंध तो था, लेकिन ध्रुव के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपना मित्रिल अवशेष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? उन्होंने पूछा। भले ही आप बिना इसके अपने दिवा को प्रकट कर सकें, फिर भी आपको इसकी आवश्यकता होगी। प्राचीन युग के मनुष्य आपके जैसे प्राकृतिक मैग्नेटिक्स थे, लेकिन वे अभी भी अपने दिवा को प्रकट करने के लिए मित्रिल अवशेष का उपयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह आपको दिवा के साथ अधिक जुड़ने और उसकी वास्तविक शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होने में मदद करता है। ध्रुव ने सिर हिलाया और मन ही मन ये नोट बना लिया कि उसे अंततः मित्रिल कलाकृति प्राप्त करनी है। तो मुझे बस एक मित्रिल अवशेष चाहिए? उसने पूछा। हाँ, यह जरूरी है। बेशक, अपने लिए एक ढूंढना पहले से ही काफी मुश्किल है। उन मनुष्यों ने प्राचीन युग द्वारा छोड़े गए सभी अच्छे लोगों को पहले ही जमा कर लिया है। लेकिन डरो मत, हमेशा पॉकेट आयाम, दफन कब्रिस्तान और हर दिन सामने आने वाली खोजें होती हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आपको वहां एक मिल सकता है। विरियन ने अपनी किताबें छांटना शुरू किया और ध्रुव को पेश किया। यही वह जगह है जहां आपको मित्रिल अवशेष मिल सकता है। ध्रुव उसकी मदद के लिए आभारी था, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। ये ठीक है, उसने उससे कहा। मैं अपने लिए एक ले सकता हूँ। विरियन ने अपनी भौहें उठाईं। ओह, आपके पास पहले से ही एक है। ध्रुव ने अपना सिर बाएं दाएं हिलाया। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने लिए भी एक बना सकता हूँ। बूढ़ी परी ने असमंजस में सिर हिलाया। तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ कि मित्रिल कलाकृति को कैसे बनाया जाता है। विरियन जम गई, यहाँ तक कि उसके पंखों से बहने वाली सुनहरी धूल भी समय के साथ रुक गई। क्या? हाँ, मित्रिल अवशेष एक मित्रिल कलाकृति मात्र है जो समय के साथ खराब हो जाती है न? मैं इसे खरोंच से बना सकता हूँ। विरियन को अभी जो महसूस हो रहा था, उसे बताने के लिए शौक शब्द का इस्तेमाल करना कम होगा। आखिरकार, मित्रिल आर्टिफैक्ट बनाने की विधि समय के साथ खो गई थी, साथ ही यूनिटी मैना को चलाने की क्षमता भी। यही कारण है कि मनुष्य ने प्राचीन युग से बची हुई मित्रिल कलाकृतियों के लिए पृथ्वी की खोज की है। लेकिन हजारों साल बीत जाने के कारण वे मित्रिल कलाकृतियां अब इतनी खराब हो चुकी थीं कि अब वे पहले की तुलना में बहुत कम बची थीं, कुछ तो सिर्फ टुकड़ों और टुकड़ों में टूट गई थीं। उन खराब हो चुके हथियारों को मित्रिल अवशेष कहा जाता था। लेकिन अब ध्रुव ने उसे बताया कि वह मूल मित्रिल कलाकृति बनाना जानता है। ये कलाकृति है, अवशेष नहीं। लेकिन कैसे? क्या आपको यकीन है कि आप प्राचीन युग से नहीं हैं? आप पहले से ही एक प्राकृतिक मैग्नेटिक हैं, लेकिन अब आप एक लोहार भी हैं जो मित्रिल कलाकृतियां बना सकते हैं। ये बेतुका है। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। हाँ, मैंने ये समझ लिया कि इसे कैसे बनाया जाता है जब मैंने बोनो के पास मौजूद विशाल गॉडफोज के टुकड़े को छुआ। विरियन के जबड़े जमीन पर गिर गए। वह लगभग बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि अब मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। जब ध्रुव उनके गांव में पहुंचा, तो विरियन ने सोचा कि वह कोई मानव प्रतिभा है जो जादू और मंत्रों में बहुत निपुण है, इतना कि वह उनके पॉकेट आयाम में जाने का रास्ता खोजने में सक्षम था। लेकिन फिर उसने एकता और दिवा की शक्ति दिखाई।
फिर उसने सोचा कि वह एक अजीब प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने किसी तरह प्राचीन युग में मनुष्यों की भूली हुई शक्ति को जगाया था। लेकिन फिर उसने खुलासा किया कि न केवल वह मित्रिल कलाकृतियां बना सकता था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे समय के साथ खो गई हैं, बल्कि वह कुख्यात रूप से अलग थलग पड़े बौनों से भी इतना परिचित था कि उसे उनके सबसे बड़े खजाने, विशाल गॉडफोर्ज टुकड़े को पाने की अनुमति दी गई थी। ऐसा लगा जैसे सारी किस्मत और किस्मत के तार एक ही व्यक्ति में गुथे हुए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह खास है, वाकई खास। ठीक है, गहरी सांस लो विरियन, उसने खुद को पुनः एकाग्र करने की कोशिश करते हुए कहा। ध्रुव की क्षमताओं के बारे में सुनने के बाद विरियन को अब किसी भी बात से आश्चर्य नहीं होगा। उसे आश्चर्य सिर्फ तभी होगा जब ध्रुव ये बता दे कि वह देवी का दूत है या कुछ और। किसी भी तरह से आपको अपनी खुद की मित्रिल कलाकृति की आवश्यकता है, उसने कहा, दिवा का चित्रण फिर से दिखाते हुए, इस बार मानव मैग्नेटिक के हाथ पर तलवार की ओर इशारा करते हुए। लेकिन जो आवश्यक है वह यहीं तक सीमित नहीं है। मैग्नेटिक्स किसी ऐसी चीज का उपयोग करते हैं जिसे स्पिरिट ऑफ ओल्ड कहा जाता है, या जिसे ऑल ऑफ ओल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अपने मित्रिल अवशेष में मिलाते हैं ताकि यह वास्तव में दिवा के योग्य हथियार बन सके। ध्रुव ने अपनी स्मृति और यहाँ तक कि श्रेया के डेटा बैंक को भी खंगाला, लेकिन उस विशिष्ट प्रकार के तेल के बारे में कुछ भी नहीं मिला। क्या मुझे उस तेल को मित्रिल अवशेष पर वैसे ही लगाना चाहिए, या कोई विशेष अनुष्ठान है? मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? विरियन ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मुझे बस इतना ही पता है। हमारे स्क्रॉल में सिर्फ इतना ही लिखा है कि यह तेल दिवा की शक्ति को बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। इसके बिना मित्रिल अवशेष सक्रिय होने पर टूट सकते हैं। इसे खोजना आसान है, लेकिन इसे पाना बेहद कठिन है। ये समुद्र की बहुत गहराई में, अटलांटिस के बिल्कुल दिल में स्थित है। केवल महासागर राजा ही पुराने की आत्मा के व्यापार की अनुमति दे सकता है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इस तेल की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन आपूर्ति बहुत सीमित है। इस वजह से इस स्पिरिट ऑफ ओल्ड की सिर्फ एक बूंद की कीमत लगभग 1 अरब सोने के सिक्के हो सकती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग खरीद सकें, और यह सिर्फ उन मानव समूहों के लिए आरक्षित है जिनके पास अंतहीन पैसा है। विरियन ने ध्रुव की ओर देखा और सोचा कि इतनी ऊंची कीमत देखकर वह निराश हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह संतोषप्रद ढंग से सिर हिला रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम अब मैं अपना पैसा खर्च तो कर सकूंगा। यही उसकी समस्या थी। उसके पास बहुत सारा पैसा था, पर खरीदने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं थीं। अध्याय 371, आगजनी करने वालों से लड़ना। ध्रुव ने इस सारी नई जानकारी को आत्मसात कर लिया और खोज की उत्तेजना को अपनी नसों में महसूस किया। और अगर श्रेया के पास एक शरीर होता, तो उसे यकीन था कि वह ऑबिलिटीज नामक इस नई तरह की शक्ति का विश्लेषण और खोज करने के मौके पर मुंह से झाग निकालता। ये सभी के लिए बेहतर होगा यदि आप अपने पास गॉडफोर्ज के टुकड़े बढ़ा लें, श्रेया ने कहा। तुम और मैं दोनों दोस्त। लेकिन निश्चित रूप से गॉडफोर्ज के टुकड़ों का एकमात्र स्रोत जो उसे मिल सकता था, वह सभी समूह और खरबपतियों के हाथों में था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि गॉडफोर्ज के कोई टुकड़े बचे भी हैं या नहीं। हो सकता है कि लोगों ने मैग्नेटिक्स बनने के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर लिया हो। धमाका धमाका। यह उस समय की बात है जब 2 बड़े विस्फोटों ने परियों के पॉकेट आयाम की पूरी भूमि को हिलाकर रख दिया। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहर छोड़े गए छाया क्लोन पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि 10 नारंगी कवचधारी लोग पूरे जंगल को आग लगा रहे हैं। विरियन तुरंत अपने घर के बाहर तैरती हुई आई। पॉकेट आयाम का स्थायी अंधेरा आसमान हल्का होने लगा था। जगमगाते पेड़ और टेंटेकल घास टूटकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, जिससे एक चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी। संपूर्ण पॉकेट आयाम अपनी स्थिरता खो रहा था। ये कौन कर रहा है? विरियन गुस्से में चिल्लाया। यहाँ तक कि मशरूम राजा ने भी अपने सूंड जैसे पैरों को जमीन पर पटक पटक कर अपने कुछ बीजाणु छोड़े ताकि जंगल में हुए नुकसान की मरम्मत की जा सके। विवी कहाँ है? सब लोग कहाँ हैं? विरियन ने हर जगह देखा, लेकिन पूरा गांव एक भूतहा शहर जैसा था। वह अंदर अकेली बची थी। मैं समझा सकता हूँ, उसने उससे कहा। उन्होंने विवी और रोलर कोस्टर के साथ अपने सौदे के बारे में संक्षेप में बात की, साथ ही फ्लेयरकॉप की 10 व्यक्ति सेना के बारे में भी बात की जो परियों से बात करने के लिए आ रही थी। उस शापित बच्चे, विरियन ने शाप दिया, वह हमारी पूरी जाति के बारे में सोचे बिना जो चाहती है वही करती है। ध्रुव के पैरों से लेकर सिर तक एक जादुई चक्र प्रवाहित होने लगा और वह धीरे धीरे सामान्य आकार में आ गया। चिंता मत करो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से निपट लूंगा, उसने उससे कहा। मशरूम राजा उसके पास आया और 2 गहरी सांसें लीं। वह उन मनुष्यों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक और तैयार लग रहा था। धन्यवाद दोस्त, लेकिन मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ।
तुम बस यहीं रहो और इस गांव की रक्षा करो, ठीक है? उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत गांव के बाहर ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये ध्रुव को एक बहुत ही वफादार कुत्ते की याद दिलाता था, जो पहली बार मिलने पर बिल्कुल अलग था। विरियन पॉकेट आयाम को हुए नुकसान के बारे में चिंतित दिख रही थी, लेकिन ध्रुव की मौजूदगी ने उसे काफी हद तक शांत कर दिया। मैंने कहा था कि सावधान रहो, लेकिन तुम्हारी शक्तियों और तुम्हारी दिवा के साथ इन मनुष्यों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई मौका नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जंगल से सावधान रहो। कोई समस्या नहीं, उसने कहा और अपना हाथ उठाया और जादुई चाबी घुमा दी। एक पल में ध्रुव ने खुद को वास्तविकता में पाया। वह उन 10 आगजनी करने वालों से बस कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था, जो परियों को बाहर निकालने के लिए पूरे जंगल को बर्बाद करने आए थे। वे अपनी जलती हुई तलवारों और विस्फोटित सुबह के तारों का इस्तेमाल प्रकृति पर कहर बरपाने के लिए कर रहे थे। उनके 5 सितारा क्षेत्र ने क्षेत्र की नमी के बावजूद आग को जारी रखने की अनुमति दी। हाँ, आप कौन हैं? अंत में एक सैनिक ने ध्रुव को अपने सामने खड़ा देखा। वे उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखकर घबरा गए जो कहीं से प्रकट हुआ था। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह कोई परी है, लेकिन पंखों की कमी और उसके बड़े कद ने इस बात को बहुत जल्दी झूठा साबित कर दिया। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फ्लेरेकॉप की संपत्ति है। अगर तुम इस झंझट में नहीं फंसना चाहते तो अभी यहाँ से चले जाओ। क्या आप हमारी बात सुन रहे हैं? ध्रुव ने उन सभी को अनदेखा कर दिया और जंगल में तेजी से फैलती आग पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अग्नि मंत्रों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह भूखे जानवर की तरह सक्रिय रूप से पौधों को खा रहा था। वह इसके अंदर 5 सितारा मन की शक्ति महसूस कर सकता था, और इसे रोकने का एकमात्र तरीका यह था कि वह इसका प्रतिकार अग्नि के पूर्ण विपरीत तत्व से करे। पानी। उसने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया, जिससे उसके हाथ के आकार का एक छोटा जादुई घेरा बन गया। फ्लेरेकॉप के सैनिकों ने तुरंत ही उसके मंत्र में छिपे जादुई सिद्धांत को पहचान लिया। ये काम नहीं करेगा बच्चे, यह कोई साधारण आग नहीं है। इसे कमजोर एक स्टार वाटर बॉल मंत्र से नहीं बुझाया जा सकता। हमारे काम में हस्तक्षेप करना बंद करो, अन्यथा हमें तुम्हें काम पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जादू का घेरा उसकी हथेली से 1 इंच ऊपर घूमता रहा और उसे डालने के लिए तैयार था, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने शरीर से और अधिक मान डाला, जिससे पहले से मौजूद जादू के घेरे के ऊपर थोड़ा बड़ा जादू का घेरा बन गया। सैनिकों की आंखों में भ्रम और थोड़ा उपहास झलक रहा था, लेकिन फिर बाकी 2 के ऊपर एक और चक्र दिखाई दिया। फिर एक और, जब तक कि अब 5 जादुई चक्र एक दूसरे के ऊपर नहीं आ गए, जिनमें से प्रत्येक दूसरे से थोड़ा बड़ा था। शक्ति में अंतर स्पष्ट था। भले ही जादू का सिद्धांत एक सरल वाटर बॉल मंत्र था, लेकिन इससे निकलने वाली शक्ति 5 सितारा क्षेत्र में थी। वाह! अब जाकर सैनिकों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई साधारण लड़का नहीं था। उन्होंने अपनी जलती हुई तलवारें उठाईं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ध्रुव ने अभी अभी अपनी कास्ट खत्म की थी। जादुई वृत्त चपटे होकर एक हो गए, जिससे एक बड़ा जादुई वृत्त बन गया। और अचानक वूश, पानी का एक बड़ा स्तंभ बड़े जादुई घेरे से बाहर निकलकर आकाश की ओर फूट पड़ा, जिससे एक उल्टा झरना बन गया। सैनिकों ने ऊपर देखा और अपने चेहरे पर पानी की बूंदें छलकती हुई महसूस की। लेकिन फिर पानी अपने चरम पर पहुंच गया और नीचे जाने लगा। उनके चेहरे अब सुनामी की बड़ी छाया से ढक गए थे, जो उन सभी को निगलने के लिए नीचे आ रही थी। कुछ सैनिक इतने समझदार थे कि भागने लगे, लेकिन इससे भी वे उस भारी मात्रा में पानी से नहीं बच पाए जो जंगल की जमीन पर गिर रहा था और अपने साथ सब कुछ बहाकर बाहर की ओर बह रहा था। पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही भयानक आग ने पानी को अपनी ओर आते देखकर विरोध में चीखना शुरू कर दिया, लेकिन पानी ने फिर भी उसे बुझा दिया। 10 आदमियों वाली फ्लेयरकॉप सेना अपने मूल स्थान से लगभग 100 मीटर दूर बह गई। उनकी तलवारें, उनके कवच और उनके कपड़े भीग गए थे, जिससे उनकी आंतरिक आग नष्ट हो गई थी। खांसी, वह बच्चा कौन है? एक सैनिक ने गाली दी। उसने अपनी तलवार उठाई और एक और अग्नि मंत्र का जाप किया, जिससे उसकी तलवार जल उठी। ज्वाला, क्या तुम ठीक हो? उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों से पूछा। सभी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वे भले ही गीले थे, लेकिन वे फिर भी लड़ सकते थे। बच्चे, तुमने फ्लेरेकॉप को अपना दुश्मन बना लिया है, सैनिक चिल्लाया। ध्रुव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, अपने हाथ पीछे करके। उसने कहा, तुम पहले से ही मेरे दुश्मन थे, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सिपाही ने अपनी जलती हुई तलवार उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वह व्यक्ति आग की लपटों में गिरने लगा, जिससे उसके शरीर पर बचा हुआ पानी भी वाष्पीकृत हो गया। ध्रुव ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि सभी 10 सैनिक उसी जादुई चक्र को दोहरा रहे हैं जो उस सैनिक ने बनाया था।
अग्निसूर्य की श्रृंखला। ध्रुव के चारों ओर आग की एक बड़ी श्रृंखला प्रकट हुई। उनके 5 सितारा क्षेत्र की व्यक्तिगत शक्ति जल्द ही एक दूसरे के साथ जुड़ गई, जिससे एक ऐसा संबंध बना जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अब ये 6 सितारा मंत्र था। जंजीर धीरे धीरे उसके चारों ओर लिपटती जा रही थी तथा 6 सितारा मंत्र की अग्नि उसके चारों ओर की हवा को जला रही थी। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और उसे एक सैनिक की ओर इंगित किया। एकता गन।